आखिरकार देखो, जिस चीज का डर था ना वही हुआ। 1979 जब से देखो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है ना, तब से लेके अभी तक ईरान और इजराइल दोनों के बीच में जबरदस्त टेंशंस रही हैं। कई बार दोनों देश युद्ध के मुहाने पर पहुंचे हैं, लेकिन कभी भी दोनों में से किसी भी देश ने दूसरे देश के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। ईरान ने देखो प्रोक्सी ग्रुप्स के माध्यम से, जैसे हमास है, ईरान का ही प्रोक्सी ग्रुप है, प्रोक्सी ग्रुप्स के माध्यम से इजराइल के ऊपर अटैक्स जरूर किए हैं और इजराइल ने ईरान के अंदर स्पाई ऑपरेशंस जरूर चलाए हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी देश ने दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं किया। बट ये जो कन्वेंशन है अब टूट चुकी है। कल रात ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। 300 से ज्यादा ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स लॉन्च की गई। और देखो, ये जो अटैक किया ना ईरान ने इजराइल के ऊपर, ये पूरा सिंक्रोनाइज ऑपरेशन था। सिंक्रोनाइज ऑपरेशन मतलब अलग अलग देशों में ईरान के जो प्रोक्सी ग्रुप्स हैं ना, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, यमन में हौथीज हैं, इसके अलावा इराक में भी ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ईरान का सपोर्ट प्राप्त है, जो ईरान के कहने पर चलती हैं, और इनका भी कॉमन एनिमी इजराइल है। तो अलग अलग देशों में ये जो ईरान के प्रोक्सी ग्रुप्स हैं ना इजराइल के अगेंस्ट, इनको नाम दिया गया है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। देखो, कल रात ये जो अटैक हुआ ना, वैसे तो बहुत खतरनाक और सीरियस एस्केलेशन है। अभी हम जानेंगे कि इसके रिपरकशंस और इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, अटैक की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, डायरेक्ट अटैक बाय ईरान ऑन इजराइल, ये ज्यादा सीरियस चीज है, ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है। जब देखो अटैक स्टार्ट हुआ, यानी मिसाइल्स लॉन्च की गई, तभी पता लग गया था इजराइल को और यूएस को कि ईरान से ड्रोन्स और मिसाइल्स आने वाली हैं, बल्कि घंटों बाद पहुंची। इजराइल और यूएस का शिप यहां पे रेड सी में खड़ा है ना, शिप में भी एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो दोनों के, यूएस के और इजराइल के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पहले से तैयार थे कि हाँ मिसाइल आने वाली है, ड्रोन्स आने वाले हैं ईरान की तरफ से। उनको 2-3 घंटे पहले ही पता लग गया था, पहले से वो तैयार थे। तो 99% जो मिसाइल्स या फिर ड्रोन थे उनको तो हवा में ही टारगेट कर दिया गया, लेकिन 2-4 जो हैं वो इजराइल की धरती पर गिरे और इजराइल का जो एक एयरबेस है उसको मामूली नुकसान भी पहुंचा। लेकिन इसको ना आप रिलेट करके देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक से। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई थी ना, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, आतंकवादी नहीं मारे गए। उस समय भी देखो जो सीरियस एक्सपर्ट्स थे ना, उन्होंने एक बात ये बोली थी कि मकसद देखो ये नहीं था कि ज्यादा आतंकवादियों को मारना, वो बात अलग है, सरकार तो हमेशा ये गिनवाएगी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा सीरियस चीज ये थी कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयर स्पेस को क्रॉस किया, मतलब उसमें एंटर करके पाकिस्तान की धरती पर बम गिराए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, एक सिग्नल था पाकिस्तान को कि हम वार के लिए तैयार हैं अगर आप नहीं मानोगे। वो एक बहुत बड़ा मैसेज था पाकिस्तान को। तो उसी प्रकार से ईरान का ना ये मैसेज बड़ा है इजराइल को कि भैया अगर आप हमें नुकसान पहुंचाओगे, अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा कि इजराइल ने ऐसा क्या किया कि बदले में ईरान को अटैक करना पड़ा इजराइल के ऊपर, उसकी बात अभी हम करते हैं। लेकिन पॉइंट आप समझ गए ना, मैसेज बहुत बड़ा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। चलो अब जानते हैं ईरान का पर्सपेक्टिव, क्यों अटैक किया उन्होंने इजराइल के ऊपर। देखो, याद कीजिए लास्ट ईयर 7 अक्टूबर हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, ऑलमोस्ट 1200 लोग मारे गए। इसका जवाब दिया इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक करके। अभी तक ऑलमोस्ट 34,000 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने जो जवाब दिया हमास अटैक का, काफी लोग मारे गए हैं। पहले सहानुभूति थी इजराइल के साथ कि इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, सिंपैथी है, इजराइल को हक है जवाब देने का। इवन इंडिया ने भी पुरजोर ढंग से इजराइल का ही सपोर्ट किया था। लेकिन देखो पिछले कुछ दिनों में ना ऐसी खबरें सामने आई हैं कि इजराइल अब जानबूझ के, मतलब जो उनके प्रधानमंत्री है ना नेतान्याहू, वो जानबूझ के युद्ध को लंबा खींच रहे हैं और बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं गाजा स्ट्रिप में। इस वजह से इजराइल के साथ में सिंपैथी पहले के अपेक्षाकृत वर्ल्ड की काफी कम हुई है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज की काफी कम हुई है
कि जानबूझ के ये युद्ध को अब लंबा खींच रहे हैं नेतान्याहू अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बरकरार रखने के लिए। इसके बाद देखो 1 अप्रैल को क्या हुआ। 1 अप्रैल को ना आप ये मैप देखिए, सीरिया में 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान की जो एम्बेसी थी ना, एम्बेसी के साथ लगती बिल्डिंग थी, उसे एम्बेसी का ही पार्ट आप बोल सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया। सीरिया में ईरान की एम्बेसी, वहां पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ टॉप जनरल और दूसरे कमांडर्स वो आपस में चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, और उस बिल्डिंग पर, एम्बेसी वाली बिल्डिंग पर इजराइल ने स्ट्राइक्स किए। बदले में देखो ईरान की जो फोर्स है ना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसके टॉप जनरल मारे गए और कुछ कमांडर्स मारे गए। इजराइल ने यह अटैक क्यों किया? इजराइल ने यह अटैक इसलिए किया क्योंकि यहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के टॉप जनरल थे जो देखो कोऑर्डिनेट करते हैं ईरान और अलग अलग प्रोक्सी ग्रुप्स के बीच में। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेट करते थे जो टॉप जनरल थे जो इस स्ट्राइक में मारे गए। तो इजराइल को लगा कि अब इनको मार देंगे ना रेवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप जनरल को, तो एक बार के लिए जो ईरान के जो ऑपरेशंस है ना हमारे अगेंस्ट अलग अलग प्रोक्सी ग्रुप्स के थ्रू, जैसे हिजबुल्लाह के थ्रू या फिर हौतीस के थ्रू, वो ऑपरेशंस डिसरप्ट हो जाएंगे, हमारे ऊपर हमले रुक जाएंगे। ये इजराइल का सोचना था। जबकि ईरान का पक्ष ये है कि भैया एक बात बताओ, ये तो साफ तौर पे वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, आप एम्बेसी पे कैसे अटैक कर सकते हो? दूसरा, एम्बेसी पे अटैक मतलब हमारे ऊपर अटैक है। हमारी सोवरेनिटी थी ईरान में इजराइल एम्बेसी के ऊपर, तो ये तो डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक है, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, डायरेक्ट एस्केलेशन है। हमारे पास में, ईरान का कहना है, हमारे पास में राइट टू डिफेंस है। यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के अंतर्गत राइट टू डिफेंस है किसी भी देश के पास में। आपने हमारे देश के ऊपर अटैक किया क्योंकि एम्बेसी के ऊपर हमारी सोवरेनिटी थी सीरिया के अंदर, तो हम इसका जवाब देंगे। यह बात 1 अप्रैल के अटैक के बाद ईरान ने बोली थी इजराइल को साफ साफ, और यूएसए को भी पता था कि ईरान को जवाब देना पड़ेगा। ईरान को जवाब देखो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ना अभी जो ईरान की सरकार है ना, थियोक्रेसी है वहां पे, खोमेनी लीडर हैं। अब वहां पे ना कुछ लोग ऐसे हैं जो फार राइट हैं, प्रोटेस्ट भी चलते रहते हैं ईरान के अंदर सरकार के अगेंस्ट। तो ईरान की सरकार के ऊपर जबरदस्त प्रेशर था कि इजराइल का जवाब देना तो जरूरी है, इजराइल को जवाब दिया जाएगा। एक तो लोकल जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश के अंदर सरकार के खिलाफ, वो प्रोटेस्ट से ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। और दूसरा देखो, इजराइल ने ना रेड लाइन क्रॉस कर दी है ईरान की एम्बेसी के ऊपर सीरिया में, तो सबक सिखाना जरूरी था। इस वजह से ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया इजराइल के ऊपर। इससे पहले भी देखो इराक में ना रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, इसके टॉप कमांडर थे सुलेमानी, उनको मार गिराया था यूएस ने इराक की धरती पर। उसके बाद भी ईरान ने ना यूएस के मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया था। इराक में जो यूएस के मिलिट्री बेस थे ना, उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया था सुलेमानी के असैसिनेशन के बाद में, जो यूएस ने कंडक्ट करवाया था। और अब भी यूएस को पता था, इंटेलिजेंस भी यही कह रही थी कि ईरान जवाब जरूर देगा, और ईरान ने जवाब दे भी दिया। लेकिन अब क्वेश्चन देखो ये उठता है, ये दोनों देशों के बीच में टेंशंस तो देखो पहले से ही थी। ईरान जहां इजराइल को जियोनिस्ट रेजिम बोलता है, कैंसरस ट्यूमर बोलता है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल बोलता है हमें ईरान से ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है ईरान से। इवन देखो इजराइल यह भी बोलता है कि ईरान जो है ना वो हेड ऑफ द ऑक्टोपस है, मतलब ऑक्टोपस की काफी सारी टांगे होती है ना, उसी प्रकार से ये सारे प्रोक्सी ग्रुप्स हैं अलग अलग देशों में जो इजराइल के अगेंस्ट हैं, इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो इनका हेड जो है, ऑक्टोपस का हेड जो है वो ईरान है, ऐसा इजराइल बोलता है। तो अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, ईरान ने भी रेड लाइन तो क्रॉस कर दी है। इसे अब इजराइल नॉर्मल तो नहीं मान सकता कि हां लास्ट वार ईरान ने किया, हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, अगर अभी हमने जवाब नहीं दिया तो ये तो देखो नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, आगे भी ईरान अटैक कर सकता है। तो फिर क्वेश्चन उठता है
कि इजराइल कैसे जवाब देगा। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इजराइल को तो मौका मिल गया, इजराइल को मौका मिल गया ईरान के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक, न्यूक्लियर जो साइट्स है ना जहां पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की तैयारी ईरान कर रहा है, वहां पे स्ट्राइक्स करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है इजराइल को। समझ गए। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं इजराइल कैसे जवाब देता है ईरान को इस हमले का, उस पर डिपेंड करेगा। फर्दर एस्केलेशन होता है, फर्दर वार होता है इजराइल और ईरान के बीच में या फिर नहीं होता है। लेकिन देखो ये एस्केलेशन लैडर है। एस्केलेशन लैडर मतलब एक देश अटैक करेगा, फिर दूसरा जवाब देगा, फिर पहले वाला देश फिर से जवाब देगा, दूसरे वाला देश जवाब देगा। तो ये सिचुएशन युद्ध की तरफ जाती है। यूएस तो इजराइल को बोल रहा है कि फर्दर आप जवाब मत दीजिए, लेकिन इजराइल रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। देखो जिस हिसाब से वहां पे सरकार है ना नेतान्याहू की, फार राइट ग्रुप वहां पे सत्ता में है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव सरकार है, पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा है। कई बार तो देखो पॉलिटिक्स देश को नुकसान पहुंचा देती है, और वही हो रहा है इजराइल में भी और इवन ईरान में भी, क्योंकि वहां की सरकार भी ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है लोकल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इजराइल में भी जो पॉलिटिशियंस हैं, हमास युद्ध से, हमास में जो इजराइल की किरकिरी हुई है ना, इतने सारे सिविलियंस की जानें गई हैं, वहां से ध्यान भटकाने के लिए ईरान के खिलाफ फर्दर एस्केलेशन इजराइल की सरकार कर सकती है। यूएस कह रहा है कि भैया मत लड़ो। यूएस इजराइल से भी नाराज है। बाइडन जो है ना, वैसे देखो बाइडन का और यूएस का पूरा सपोर्ट है इजराइल को, लेकिन ना बाइडन नेतान्याहू से बहुत नाराज हैं कि तुमने ना वार को, हमास के साथ युद्ध को ना बहुत ज्यादा खींच दिया है। लेकिन बावजूद देखो यूएस और इजराइल की जो दोस्ती है ना, जिसको बाइडन बोलते हैं आयरन क्लैड, हमारी जो इजराइल को सपोर्ट है ना वो आयरन क्लैड सपोर्ट है। अगर युद्ध होता है तो यूएस को आना ही पड़ेगा बचाव के लिए इजराइल के, लेकिन वैसे यूएस चाहता है कि युद्ध फर्दर ना हो, और यूएस बोल भी रहा है इजराइल को कि आप फर्दर स्ट्राइक मत करिएगा। और बाकी सारे जो देश हैं वो भी देखो काफी चिंतित हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि देखो इंडिया ने ना हमेशा से एक बैलेंस इस्टेब्लिश करके रखा है ईरान और इजराइल के बीच में। दोनों देशों में वैसे टेंशन्स हैं, हमारे रिश्ते दोनों देशों के साथ में अच्छे हैं। इजराइल ने तो देखो 99 के युद्ध में हमारी मदद भी की थी, कारगिल युद्ध के दौरान। मेजर डिफेंस सप्लायर है इजराइल इंडिया का। और ईरान और हमारे इंटरेस्ट भी देखो कन्वर्ज होते हैं। ईरान से हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, ईरान में इंडिया छबार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया है। अफगानिस्तान में तालिबान से कैसे डील करना है, इसमें ईरान और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज होते हैं। लेकिन देखो अगर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो फिर इंडिया को ना स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर इंडिया फेंस पे नहीं बैठा रह सकता। और अगर युद्ध होता है तो फिर देखो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी को धक्का पहुंचेगा। जाहिर तौर पे देखो इंडिया और बाकी देश ऐसा नहीं चाहते, आम आदमी को भी नुकसान होगा जब चीजें महंगी होंगी, कोई नहीं चाहता युद्ध हो। बट देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में कहावत है कि विभिन्न देश ना हमेशा रैशनल डिसीजंस नहीं लेते हैं। डिसीजंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और हमेशा रैशनल डिसीजन लिए जाएं ऐसा मुमकिन नहीं है। और एक और चीज है, इससे पहले ना मतलब कल रात को तो अटैक किया ईरान ने इजराइल के ऊपर, उससे पहले सुबह ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में ना ईरान ने एक इजराइल लिंक्ड शिप को कैप्चर कर लिया। अब देखो पहले ऑलरेडी रेड सी में हौथी रिबल्स जो थे वो कोहराम मचा रहे थे, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, यहां पे डायरेक्टली ईरान ने शिप कैप्चर कर लिया, ईरान लिंक्ड। तो मतलब तेल की जो ग्लोबल सप्लाईज है ना, आने वाले दिनों में देखो और ज़्यादा डिसरप्ट हो सकती हैं। कुल मिला के सिचुएशन देखो ब्लीक है। विभिन्न देशों को प्रयास करने चाहिए कैसे न कैसे करके सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए और कन्फ्लिक्ट को फर्दर एक्सपेंड होने से रोका जाए। अदरवाइज देखो ये जो कन्फ्लिक्ट है ना सिर्फ इन दोनों देशों को प्रभावित करेगा बल्कि इस पूरे के पूरे रीजन को एक आग में धकेल देगा जिसका खामियाजा जनता भुगतेगी। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। आपकी क्या राय है इस इशू के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।